बाजार के लिए एक और थोड़ा सा कंफ्यूज्ड हफ्ता ये जो शुरू हुआ है, यानी 29 जून जब हम आपके सामने ये वीडियो लेकर के आए हैं। शेयर मार्केट में वोलेटिलिटी अभी भी जारी है क्योंकि मिडिल ईस्ट टेंशंस पूरी तरीके से खत्म हुई नहीं है, लेकिन भारतीय बाजार में बुल्स अपनी ग्रिप बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल आज के दिन बाजार का क्या हाल रहा है, इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे। मेरा नाम है अहमद द्विवेदी, मेरे साथ इस समय सुमित हैं। सुमित, भारतीय बाजार आज वॉलेटाइल तो था, शुरुआत हुई तो थोड़ा सा कमजोर रहे, लड़खड़ाए, लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं डे लो से ऊपर आने की कोशिश की है बाजार ने। अभी ओवरऑल अगर देखें तो चाल कैसी नजर आ रही है, गेनर्स लूजर्स क्या क्या हैं, कौन कौन से सेक्टर्स बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं? देखिए अभी ठीक ठाक चाल नज़र आ रही है। मतलब बहुत ज़्यादा जो असर यूएस ईरान वॉर का जो असर है वो बहुत ज़्यादा पड़ा नहीं है, क्योंकि हमने ये देखा कि जो वीकेंड रहा है, इस वीकेंड में दोनों लोगों ने मतलब खूब आपसी लड़ाई झगड़े की। मतलब ऐसा लग रहा था कि फिर से युद्ध शुरू हो जाएगा और जो भी समझौता हुआ है अब तक वो सारा खत्म हो जाएगा। लेकिन और उसका ऐसा भी लगा कि जब मार्केट खुलेगा हमारा, जब वीकेंड के बाद, जब मंडे को मार्केट, जैसे कि आज जब मार्केट खुलेगा, तो ऐसा लग रहा था कि बहुत तेजी से गिरावट आएगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। हम जहाँ तक देख पा रहे हैं तो सुबह की शुरुआत ठीक ठाक रही मार्केट की। उसके बाद 11:30 के आसपास तक मार्केट ठीक ठाक रहा। उसके बाद हल्की गिरावट आई और जाहिर सी बात है कि इतना सब कुछ होने के बाद, जैसे और क्रूड भी वॉलेटाइल हो गया था, वॉलेटाइल तो करीब 1% के आसपास ऊपर चढ़ गया था। तो उसके बाद इतना सब कुछ होने के बाद थोड़ा मार्केट में करेक्शन बनता है, लेकिन फिर भी 24,000 बचाने की कोशिश पूरी तरह से मार्केट ने की। हालांकि बचा नहीं पाया, अभी नीचे है, लेकिन क्लोजिंग तक हम देखते हैं कि क्या कुछ हो पाता है। पर क्लोजिंग में आपको लग रहा है 24,000 मार्केट बना पाएगा? 23,956 के आसपास ये 1:30 बजे का फिगर हम आपको बता रहे हैं। फिर भी 100 अंकों की गिरावट इस समय बाजार में दिखाई दे रही है। लेकिन जो गेनर्स और लूजर्स हैं, अगर उसके ऊपर नजर डालें सेक्टर वाइज, तो ऑटो थोड़ा सा कमजोर नजर आ रहा है और इस टाइम बाजार को काफी नीचे खींचने की कोशिश कर रहा है। साथ ही साथ आईटी भी इस समय, आईटी के तो दिन नहीं संभल रहे हैं, आईटी के साथ दिक्कत चल रही है। आईटी के साथ दिक्कत चल रही है, हर बार सुधरने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा सुधरने के बाद फिर वो करेक्शन आता हुआ दिखाई दे रहा है। ऑटो की अगर बात करें तो आपने देखा होगा कि जब से यूएस ईरान वॉर जब थमने का नाम लिया और जब से थमने की शुरुआत हो गई, ट्रंप ने कह दिया, ईरान ने भी मान लिया कि हाँ चलो ठीक है अब समझौता होगा, तो उसके बाद ऑटो सेक्टर में इस महीने की हर वीक में आपने ऑटो सेक्टर को देखा होगा कि शानदार परफॉर्मेंस दिया है। मतलब हर वीक में पॉजिटिव क्लोजिंग हुई है ऑटो सेक्टर की। लेकिन इस बार जितना करीब 3.5% के आसपास में देख रहा था कि पिछले 3 वीक में 3.5% के आसपास चढ़ा है, लेकिन उसके बाद आज 2.5% नीचे है। तो मतलब जो भी बढ़त हुई थी वो बढ़त आज खत्म हो गई, इरेज हो चुकी है। तो और ये असर क्रूड का है? हाँ, क्रूड का असर इसमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि जब भी क्रूड के दाम कम होते हैं तो डिमांड जो है ऑटो सेक्टर की बढ़ती है। क्योंकि जब भी महंगे होंगे क्रूड के दाम तो लोग थोड़ा अवॉइड करते हैं, गाड़ियों से चलना अवॉइड करेंगे, खरीदना अवॉइड करेंगे, सोचेंगे कि जब दाम कम हो जाता है फिर उसके बाद हम खरीदारी करेंगे। तो क्रूड का भी असर यहाँ पे देखने को मिलता है, लेकिन बहुत ज्यादा असर मुझे नहीं लग रहा है कि रहने वाला है, क्योंकि ब्रोकरेज भी ठीक ठाक है बुलिश। और सबसे बड़ा ट्रिगर पॉइंट ये है कि हमारा ऑटो नंबर आने वाला है 1 जुलाई को जी। तो 1 जुलाई को जैसे ही हमारे पास ऑटो नंबर्स आएंगे तो उसके बाद देखना ये होगा कि किस तरीके की तेजी आती है, क्योंकि काफी ज्यादा करेक्शन हो चुका है। हमने देखा कि मारुति ने भी करीब 16-17 हजार के आसपास जब मारुति ने हाई लगाया था, तो उसके बाद से वो काफी नीचे है। बाकी भी सारे स्टॉक्स जो भी हैं वो भी बहुत ज्यादा नीचे आ चुके हैं। महिंद्रा की परफॉर्मेंस अब तक बेहतर रही है, लेकिन महिंद्रा लास्ट वीक भी हमने देखा था काफी लड़खड़ाता हुआ नजर आया था। और क्रूड का असर सबसे ज्यादा मारुति, महिंद्रा, टाटा मोटर्स, इनके ऊपर पड़ता दिखाई भी दिया है हमें। अच्छा, एक चीज और गिरावट के पीछे मुझे जहां तक लग रहा है कि क्रूड के अलावा, क्योंकि कल मंथली एक्सपायरी है एनएससी की, तो मंथली एक्सपायरी से पहले आज D1 है, तो इसमें थोड़ा असर दबाव रहता ही है और हलचल भी रहता है। आज रिबैलेंसिंग भी है एनएससी की जी, तो इस वजह से भी थोड़ा दबाव है। और आखिरी 30 मिनट बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि जब रिबैलेंसिंग है तो बहुत सारे जो स्टॉक्स हैं वो इन होंगे, बहुत सारे स्टॉक्स आउट होंगे, तो इस वजह से थोड़ा हलचल लास्ट के 30 मिनट में देखने को मिल सकता है। लेकिन फिलहाल जो है 24,000 के नीचे है मार्केट, और कहना थोड़ा मुश्किल है कि 24,000 के नीचे टूट गया है तो आगे जा पाएगा नहीं जा पाएगा। और 23,800 का जो है वो सपोर्ट ठीक ठाक दिख रहा है, इससे नीचे मार्केट को नहीं आना चाहिए। हाँ, ऊपर आपने ये भी देखा होगा कि जब से मतलब जंग खत्म हुई है मार्केट लगभग इसी रेंज में रहा है, 23,700, 24,200, 24,000 बचाने की कोशिश कर रहा है बाजार बार। और 24,000 हम लास्ट वीक की अगर क्लोजिंग की बात करें तो फ्राइडे क्योंकि मार्केट बंद था, थर्सडे के क्लोजिंग नंबर्स लेंगे तो 24,056 के आसपास क्लोजिंग देकर के गया था बाजार उस समय। तो कहीं ना कहीं उम्मीद तो हालांकि यही थी कि बाजार खुल जाएगा 24,000, और खुले भी थे 24,000 के लेवल पर आज ओपन हुए, लेकिन उसके बाद प्रेशर दिखाई दिया है बाजार पे। तो कहीं ना कहीं सपोर्ट जो है वो 24,000 के आसपास का नजर आता है, लेकिन बाजार वहां पे टिक भी नहीं
नहीं पा रहा है। 24,100 भी पार कर गया था आज। जी। तो ऐसा लग रहा था कि कुछ इम्पैक्ट पड़ने वाला नहीं है, और बाजार सच में है, ये सच बात है कि बाजार अब मतलब इसको बहुत ज्यादा सीरियस नहीं ले रहा है, क्योंकि इतना लंबा चल गया है और मार्केट ऑलरेडी हमारा मिडिल ईस्ट बहुत लंबी चली गई है और ऑलरेडी हमारा मार्केट नीचे है। मार्केट में बहुत मतलब इससे और ज्यादा नीचे था, लेकिन इसके बावजूद भी 2 साल से लगभग हम देखें तो हमारा मार्केट चला नहीं है खास। तो ज्यादा असर अब नहीं लग रहा है कि बाजार बहुत सीरियस नहीं ले रहा है इन लोगों को। और अच्छा, निफ्टी बैंक की अगर मैं बात करूं आज, तो यहाँ पर भी गिरावट नजर आ रही है। निफ्टी बैंक में भी बैंकिंग और फाइनेंशियल्स की अगर मैं बात करूं, थोड़ी हल्की गिरावट है, 1% के आसपास फाइनेंशियल सर्विसेज गिरता दिखाई दे रहा है। और पीएसयू और प्राइवेट बैंक्स की भी अगर बात करें तो पीएसयू बैंक ज्यादा गिरे हैं, 2% के आसपास पीएसयू बैंक का इंडेक्स गिर रहा है, लेकिन प्राइवेट बैंक्स थोड़ी मजबूती दिखा रहे हैं। फिर भी निफ्टी बैंक भी थोड़ा सा ज्यादा इस समय डामाडोल स्थिति में नजर आ रहा है, वॉलेटाइल स्थिति में नजर आ रहा है। बैंकिंग फाइनेंशियल्स का आउटलुक तो हम बहुत पॉजिटिव दिख रहे थे। नहीं, पॉजिटिव ही है। अब जाहिर सी बात है कि ओवरऑल जो मार्केट गिर रहा है तो थोड़ा इम्पैक्ट तो पड़ेगा ही। आपने ये भी देखा कि पिछले वीक में जब एशियन मार्केट, जिसमें कि हम अगर निक्केई को देखें और कोस्पी को देखें तो बहुत ज्यादा गिर गया था, तो उसका भी इम्पैक्ट थोड़ा थोड़ा आता हुआ तो नजर आएगा ही। उसके पहले 23 जून को भी हमने देखा, 23 जून को जब कोस्पी गिरा था 10% के आसपास, जब कोस्पी क्रैश हुआ था, तो उसके बाद हमारे मार्केट में भी जोरदार गिरावट आई थी, लेकिन उसके बाद हमारा मार्केट रिकवर कर गया। और वैसे ही आज का भी चाल ऐसे ही देख रहे हो। अब मंथली एक्सपायरी है, थोड़ा बाकी टेंशन भी थोड़ा बढ़ गया है, रिबैलेंसिंग भी है, तो इन सब का असर थोड़ा पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन हाँ, उम्मीद है कि जल्दी हम रिकवर कर जाएंगे, क्योंकि काफी दिनों से हमारा मार्केट जस का तस बना हुआ है और बहुत ज्यादा मतलब चला नहीं है न भी, और गिर तो काफी ज्यादा गया था, हम बीच में देखे यानी और जिन एक्सपर्ट से हमने बात की है वैल्यूएशंस, और उनको इस समय मार्केट जहां पर खड़ा हुआ है वो काफी अट्रैक्टिव पॉइंट लग रहा है। अच्छा, क्योंकि हम ऑटो और फार्मा की बात कर रहे थे, एक बार हम अपनी रिपोर्ट में ब्रोकरेजेस क्या सोच रहे हैं ऑटो और फार्मा को लेकर के और आईटी को लेकर के, ये हम बता देते हैं। ऑटो और फार्मा के ऊपर तो देखिए पॉजिटिव आउटलुक है, लेकिन आईटी को लेकर के ब्रोकरेजेस का ये कहना है कि थोड़ा सा वेट एंड वॉच स्थिति में चले जाएं और थोड़ा अभी आईटी सेक्टर को समझने की कोशिश करिएगा। ऑटो के ऊपर क्योंकि राय अलग अलग है, तो मैं एक बार बता देती हूं। महिंद्रा एंड महिंद्रा के स्टॉक को लेकर के बेसिकली एचएसबीसी की और सीएलएसए की राय आई है और रेटिंग आई है बाय की, यानी खरीदारी करने की सलाह है। टारगेट दिया है 3,900 से 4,355 का, यानी अपसाइड पोटेंशियल दिखाई दे रहा है 20 से 35% का। पॉजिटिव आउटलुक ऑटो सेक्टर के लिए, और रीजन भी यही है कि स्ट्रॉन्ग एसयूवी डिमांड है, नए लॉन्च करने जा रही है कंपनी, प्लस इनका ट्रैक्टर बिजनेस जो है वो काफी ज्यादा ग्रोथ दिखाता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा मारुति सुजुकी और बजाज ऑटो के ऊपर राय आई है। मारुति सुजुकी के ऊपर सीएलएसए और एचएसबीसी दोनों की राय आई है, बाय करने की सलाह दे रहे हैं, खरीदारी की सलाह दे रहे हैं, अक्यूमुलेट करने की सलाह दे रहे हैं, और आउट परफॉर्म की रेटिंग दी है दोनों ब्रोकरेजेस ने। 14,550 से लेकर के 15,961 का टारगेट दिखाया है। रीजन यही बताया है कि मार्केट लीडर है, प्लस सीएनजी ऑप्शन जो है इन कंपनीज का, ये थोड़ा सा बेहतर की तरफ इनका बिजनेस डाइवर्ट करता हुआ नजर आ रहा है। बजाज ऑटो को भी सीएलएसए आउट परफॉर्म की रेटिंग दे रहा है और टारगेट 10,707 से 11,643 का दिया हुआ है, लेकिन कई ऐसे ब्रोकरेजेस हैं जिन्होंने होल्ड की रेटिंग भी दे रखी है और यहां पर भी टारगेट 10,400 का है, यानी बजाज के लिए 10,000 के आसपास का टारगेट दे रहे हैं ज्यादातर ब्रोकरेजेस। टाटा मोटर्स को लेकर के सीएलएसए और एमके दोनों की राय आई है, दोनों ने उसके ऊपर अपनी कमेंट्री की है, बाय और ऐड करने की सलाह है, और आउट परफॉर्म रेटिंग यहां पर भी सीएलएसए ने दिया, यानी ब्रोकरेजेस पूरी तरीके से बुलिश नजर आ रहे हैं देखिए ऑटो के ऊपर। इसमें एक चीज और है ना कि अभी जुलाई जब हमारा अभी डेटा आएगा उसका ऑटो सेल्स का, जब हमारा डेटा आएगा तो अभी डेटा बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, क्योंकि क्रूड की कीमतें काफी ज्यादा रही है, तो स्ट्रॉन्ग डेटा काफी नहीं होगा, तो मतलब ठीक ठाक डेटा रहेगा, मिला जुला रह सकता है डेटा, क्योंकि लोगों ने अवॉइड किया है गाड़ी खरीदना। अच्छा, एक चीज इस पे ये समझने वाली बात है कि ऑटो एक ऐसा सेक्टर है ना, मुझे जहां तक लगता है ऑटो और फार्मा ये दो सेक्टर ऐसे सेक्टर हैं जो कभी मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि निगेटिव में चले जाएं, क्योंकि हर बार जब भी आप नई गाड़ी खरीदते हैं तो कितना दिन चलते हैं, 10 साल 15 साल, उसके बाद फिर से आप गाड़ियां खरीदते हैं, तो ये इन पे हमेशा मतलब पॉजिटिव व्यू ही रहा है। अब हो सकता है कि कोई नीचे चला जाए तो और नए लॉन्चेस जब आते हैं तो उस कंपनी के ऊपर लोगों का थोड़ा और ज्यादा इंटरेस्ट बढ़ता है, वो रडार पे आ जाती है, और कई ऐसी कंपनीज हैं जो ईवी सेक्टर में ईवी सेक्टर में भी नए लॉन्चेस कर रही हैं, और ईवी के ऊपर इस समय ब्रोकरेजेस काफी ज्यादा बुलिश नजर आ रहे हैं। E20 में भी आ रही है, हीरो ने E20 दो बाइक लॉन्च किया हीरो ने, तो इस मतलब धीरे धीरे आगे बढ़ते ही रहेंगे सेक्टर, कभी ऐसा नहीं होगा कि अब यहाँ पे कोई निवेश की सलाह नहीं है, लेकिन ये हो सकता है किसी कभी वो आउट परफॉर्म कभी नीचे भी रहे, लेकिन ज्यादातर
केसेस में हम यही देखने को मिलता है कि जब भी आप गाड़ियां खरीदेंगे 10 साल 15 साल बाद पुरानी होंगी, फिर आप नई गाड़ी खरीदेंगे। ठीक है, फार्मा को लेकर के भी ब्रोकरेजेस की राय आई है, एक बार वो भी बता देते हैं कि सन फार्मा, टोरेंट फार्मा, डॉक्टर रेड्डीज की बात कर ले, सिप्ला की बात करें, डिवीज लैब की बात करें, इन सब को लेकर के ब्रोकरेजेस ने अपनी राय दी है। सन फार्मा को लेकर के HDFC, मोतीलाल ओसवाल, इन सब की बाय रेटिंग आई है, यानी खरीदारी की सलाह आई है। टारगेट दिया है 2000 से 2400 का, अपसाइड 15 से 20% का यहां पर नजर आ रहा है ब्रोकरेजेस को। और जो रीजन है वो है कि स्पेशलिटी पोर्टफोलियो है इनके पास, और उसके अलावा इनका जो यूएस बिजनेस है वहां पर ग्रोथ की संभावना देख रहे हैं ब्रोकरेजेस। इसके अलावा टोरेंट फार्मा को सिटी ने बाय की रेटिंग दी है, टारगेट रेज कर दिया है 5100 रुपए तक, और कुछ पुराने टारगेट्स जो है उनको भी रिवाइज किया है ब्रोकरेजेस ने। डॉक्टर रेड्डीज के ऊपर भी नोमुरा और सिटी ने बाय की रेटिंग दी है, टारगेट जो है वो 37% तक का अपसाइड दिखा रहा है, 1500 से 1740 रुपए तक का टारगेट दिया है यहां पर डॉक्टर रेड्डीज लैब्स के लिए। तो यहां पर जो फार्मा सेक्टर है वो भी काफी ज्यादा पॉजिटिव नजर आ रहा है। फार्मा तो सही चल रहा है अभी, फार्मा में ठीक ठाक। आपने देखा कि पिछले वीक में जब हम देखते हैं आज के लेकर के अगर कंपेयर करें अभी तक का, तो निफ्टी 0.5% गिरा हुआ है, लेकिन फार्मा ने 5% से ज्यादा का उछाल दिखाया है और फार्मा चढ़ा है। इसके पीछे की वजह भी है, यूएस FDA ने कैंसर की जो दवाई है उसके लिए इंडियन जो फार्मा कंपनी है उससे हेल्प मांगी है। इसके बाद अफ्रीका, पश्चिम एशिया और लैटिन अमेरिका, इन सब से भी एक्सपोर्ट को लेकर के मतलब लोग ये कह रहे हैं कि भाई आप एक्सपोर्ट करो ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि हमें जरूरत है जी। तो फार्मा सेक्टर एक ऐसा है जो मतलब सब अभी मार्केट गिर रहा है, एक लगभग फ्लैट रहा है आप कह सकते हैं, तो फ्लैट मार्केट रहा है, उसमें भी फार्मा सेक्टर ने तेजी दिखाई है और फार्मा सेक्टर 5% चढ़ा है। आसान नहीं है, मतलब जब पूरे मार्केट फ्लैट रहा है उस बीच फार्मा सेक्टर चढ़ रहा है। और पोटेंशियल भी, ब्रोकरेज रिपोर्ट के भी हम देखें तो ब्रोकरेज रिपोर्ट भी लगातार ये बता रही है कि पोटेंशियल है फार्मा सेक्टर में, क्योंकि आने वाले समय में इसमें तेजी देखी जा सकती है। तो फार्मा सेक्टर मतलब ठीक ठाक है, अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है और आने वाले समय में मुझे लगता है कि ठीक ठाक इसका आउटलुक नजर आ रहा है। और आज का भी जो गेनर्स हैं उसमें फार्मा सेक्टर्स बेहतर बढ़त दिखा रहा है। तो आज हमने एक लूजर और एक गेनर तो डिस्कस कर ही लिया है, एक ऑटो और एक फार्मा। बाकी बाजार इस समय थोड़ा सा वॉलेटाइल जरूर है, क्योंकि बहुत सारे ट्रिगर्स हैं इस हफ्ते बाजार के पास, इसलिए बाजार में अगर आप पैसा लगाने जा रहे हैं तो फिर हम आपको सलाह दे रहे हैं वॉलेटाइल मार्केट में सोच समझ के निवेश करिएगा, फाइनेंशियल एडवाइजर की राय जरूर ले लीजिएगा। और ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, बाय सेलिंग की राय यहां पर नहीं है।